अच्छा, पेज 99 पे है ये टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। हमने मेल गैमीटोफाइट वाला टॉपिक पढ़ लिया था कि उसमें पोलन ट्यूब वगैरह से कैसे बनती है, और जो आपका जनरेटिव सेल है वो कैसे बनता है, ट्यूब सेल है वो कैसे बनता है, और एक प्रॉपर मेल गैमीटोफाइट हम किसको कहते हैं वो हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल गैमीटोफाइट में हमारे पास जो फीमेल गैमीटोफाइट का दूसरा नाम होता है वो होता है एम्ब्रियोसैक। ठीक है, एम्ब्रियोसैक हमारे पास फीमेल गैमीटोफाइट का दूसरा नाम होता है। सो स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ओव्यूल्स ईच कंटेनिंग अ मेगास्पोरेंजियम फॉर्म विद इन द चेम्बर्स ऑफ द ओवरी। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स बेसिकली इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोरेंजियम होता है ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है कि जो कार्पल होते हैं, कार्पल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास स्टिग्मा होता है, फिर स्टिग्मा के बाद स्टाइल आता है। ठीक है, और स्टाइल के बाद हमारे पास ओवरी आती है। तो ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं, और उन ओव्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है, जैसे हमारे पास मेल गैमीटोफाइट में माइक्रोस्पोरेंजियम था। ठीक है, और वन सेल इन द मेगास्पोरेंजियम ऑफ ईच ओव्यूल द मेगास्पोर। अच्छा, हमारे पास जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसके अंदर एक सेल होता है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा होगा। द मेगास्पोर मदर सेल ग्रोस एंड देन अंडरगोज थ्रू मियोसिस। हमारे पास जो मेगास्पोर स्पोरेंजियम है जो ओव्यूल के अंदर मौजूद है, उसके अंदर एक अदद सेल होता है जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये इसका साइज ग्रो होता है और फिर ये क्या करता है, इट अंडरगोज मियोसिस। इस मदर स्पोर के अंदर हमारे पास मियोसिस होगी, और आपको पता है कि मियोसिस जब होती है तो उसमें हमारे पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पहला स्टेप क्या होगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन मैनी एंजियोस्पर्म्स ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर्स सर्वाइव। बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो मदर सेल्स बन रही हैं, सॉरी जो मेगास्पोर्स बन रहे हैं, 4 यहाँ पे हैं, उन चारों में से कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है। ठीक है, सो ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर विल सर्वाइव। दिस मेगास्पोर कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस 3 टाइम्स। हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक मेगास्पोर सर्वाइव किया है, इस एक मेगास्पोर की मजीद डिवीजन होगी। कैसे डिवीजन होगी, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा माइटोसिस की वजह से, और जब इसके अंदर माइटोसिस होगी तो ये कितनी दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी माइटोसिस। एक दफ़ा जब माइटोसिस होती है तो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास 3 दफ़ा माइटोसिस होगी तो हमारे पास जाहिर बात है कितने हमारे पास सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, हमारे पास तकरीबन जो है वो 6 सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इन मैनी एंजियोस्पर्म्स ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर विल सर्वाइव एंड दिस मेगास्पोर कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस 3 टाइम्स resulting in one large cell with 8 haploid nuclei. Members then partition this mass into a multicellular स्ट्रक्चर कॉल्ड दी एम्ब्रियोसैक। हमारे पास क्या होता है, ये जब सारा माइटोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, तो इसके ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको एक मेम्ब्रेन बाउंड कर रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं, विच इज़ द फीमेल गैमीटोफाइट। ये अगर ब्लैंक्स में पूछा जाए तो आपने बताना है कि फीमेल गैमीटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियोसैक है। ठीक है, at one end of the embryo sac are 3 cells, the egg cell, female gamete and the 2 cells called synergids that flank the cell. ये यहाँ पर डायग्राम इस पेज पे नहीं है, अगर आप 2-3 पेज पीछे चले जाओ तो फिर आपको ये डायग्राम मिलेगी, जिसमें पेज नंबर 96 पे आपको ये डायग्राम मिलेगी 4.1 में, जिसमें आप देख सकते हो कि एक कॉर्नर पे हमारे पास साइनर्जिड्स बने हुए हैं, फिर हमारे पास एग सेल हैं, फिर हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है, और फिर हमारे पास एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, पेज नंबर 96 पे है ये डायग्राम। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास स्ट्रक्चर है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। एक अदद हमारे पास एक्स सेल है, फिर हमारे पास फीमेल गैमेट है एंड द 2 सेल्स कॉल्ड साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स हमारे पास 2 मजीद सेल होते हैं, और ये साइनर्जिड्स क्या होते हैं, दे एट फ्लैंक दी एक्सेल, मतलब ये एक्सेल के अराउंड मौजूद होते हैं ये साइनर्जिड्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो साइनर्जिड्स है पेज नंबर 96 पे में आप देख सकते हो कि ये पेज नंबर 96 पे बनाया हुआ है। साइनर्जिड्स है, एक्सेल है, फिर हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है, देन वी हैव दी एंटीपोडल सेल्स। तो ये पूरा फीमेल मेगास्पोरेंशियम का स्ट्रक्चर है, पेज 96 की मैं कर रही हूँ बात। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एट दी ऑपोजिट एंड आर 3 एंटीपोडल सेल्स। आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एंटीपोडल सेल 1 2 3 हमारे पाए एंटीपोडल सेल बना के दिखाए हुए। ठीक है, एक एंड पे हमारे पास साइनर्जिड्स है। ठीक है, साइनर्जिस बेसिकली क्या करते हैं, ये एक तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं या प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक्सेल को,
फिर हमारे पास दूसरा जो कोना है, जो दूसरा एंड है, उस पे हमारे पास क्या मौजूद है, उस पे हमारे पास एंटीपोडल सेल्स मौजूद है। और ये कितने हैं एंटीपोडल सेल? 3 है, सही है। अच्छा, अब द अदर टू न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर नॉट पार्टीशन इनटू सेपरेट सेल्स बट शेयर द साइटोप्लाज्म ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अगेन लुकिंग एट द डायग्राम यू कैन सी कि हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं, दे आर नॉट पार्टीशन, इनको सेपरेट नहीं किया जाता, दे बोथ स्टे टुगेदर, दे रिमेन टुगेदर। The ovule now consists of the embryo sac, female gametophyte, and the integuments, protective layers of sporophyte tissue around the embryo sac. आप डायग्राम में जो पेज 96 पे उस पर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फीमेल मेगा स्पोरेंजियम का बना के दिखाया हुआ है। उसमें आप एंटेग्यूमेंट भी देख सकते हो। एंटेग्यूमेंट का भी काम अगेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है, सपोर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये एंटेग्यूमेंट क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है, सही है। किसको? ये बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर को एक तरह से सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें हमें ये बात बताई हुई है कि हमारे पास जो ओव्यूल है उसके अंदर एक अदद एम्ब्रियो सैक है और एक अदद हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स है। एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है जो हमारे पास, जिसमें काफ़ी सारे सेल्स थे, एंटीपोडल सेल्स हैं, हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है, हमारे पास साइनर्जिड्स हैं, एक्सेल है, ये सारा मिल मिला के क्या बना रहा है? एम्ब्रियो सैक बना रहा है। और उसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज़ आपका इंटेग्यूमेंट विच इज़ सॉर्ट ऑफ एक्टिंग एज अ प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन टू दी होल स्ट्रक्चर, और उसको एक तरह से सपोर्ट भी कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले हमारे पास एक मेगास्पोर था, ठीक है। उस एक मेगास्पोरेंजियम था बेसिकली, ठीक है। उस मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास फीमेल बेसिकली एक तरह से स्पोरेंजिया है या स्पोरोफाइट का पार्ट है। उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास एक अदद मदर सेल होता है जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस विल टेक प्लेस। जब मियोसिस होगी तो हमारे पास पता है आपको, मियोसिस होती है तो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो 4 जो हमारे पास यहाँ पे डॉटर सेल्स बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास मेगास्पोर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब 4 हमारे पास यहाँ मेगास्पोर प्रोड्यूस हो गए, मगर ज़रूरी नहीं है चारों ही सर्वाइव करें। कभी कभी ऐसा होता है दैट सम ऑफ देम डीजनरेट एंड ओनली वन ऑफ देम सर्वाइव्स। तो वो जो एक सर्वाइव करेगा उसके अंदर क्या होगा? हमारे पास माइटोसिस होगी। कितने टाइम उसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगी? उसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास माइटोसिस होगी 3 दफ़ा होगी, थ्राइस होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारे सेल्स प्रोड्यूस होंगे विच आर साइनाइड्स, एंटीपोडल सेल्स, एग, और ये जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। Now the next topic is double fertilization. Double fertilization gives rise to the zygote and endosperm. Double fertilization का टॉपिक वैसे तो आपके उसमें नहीं है इंक्लूडेड रिड्यूस सिलेबस में, बट ऐसा हो सकता है कि ये शॉर्ट में पूछा जाए, इवन दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिड्यूस सिलेबस, बट बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये हो सकता है वो आपको दे दें। Double fertilization gives rise to the zygote and the endosperm. A pollen grain produces a tube. हमारे पास जो हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था तो उसमें हमने पोलन ग्रेन पढ़ा, उसमें हमने पोलन ट्यूब पढ़ा था कि वो कैसे बनती है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन लैंड करती है जब हमारे पास स्टिग्मा की टिप पे, तो वहाँ लैंड करने के बाद वो क्या करती है? स्टिग्मा की टिप पे लैंड करने के बाद पोलन ग्रेन एक लंबी सी पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर देती है। ये जो पोलन ट्यूब होती है बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम में बनी हुई है, एक बहुत आपको बना के दिखाया हुआ है, एक स्टिग्मा बनाकर दिखाया हुआ है और साथ में आपको कार्पल भी बना के दिखाया हुआ है। इसका वो नहीं, सॉरी, स्टिग्मा नहीं बना हुआ, आपको एक वो बना के दिखाया हुआ है मेल जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। तो a pollen grain produces a tube at stigma when absorb nectar that extends down between the cells of the style towards the ovary. पोलन ग्रेन हमारे पास स्टिग्मा पे लैंड करता है। स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद ये पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करता है? एक बहुत लंबी सी ट्यूब प्रोड्यूस करता है जो कि क्रॉस करती है, सबसे पहले स्टिग्मा को क्रॉस करती है, फिर स्टाइल को क्रॉस करती है, फिर उसके बाद ये फाइनली कहाँ पे इंटर हो जाती है? ये इंटर हो जाती है इनटू दी ओवरी डायरेक्टेड। अच्छा, अब ये जो हम कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन आ रही है स्टिग्मा के ऊपर और वहाँ से एक बहुत लंबी सी ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम पोलन ट्यूब कह रहे हैं, वो बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे एक्सटेंड करती है? बिकॉज ऑफ कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस क्या होती है? कोई भी ऐसी मूवमेंट जो आपके पास केमिकल की वजह से हो उसको हम कीमोटेक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो पूरी ट्यूब लंबी हो रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ अ केमिकल स्टिमुलस जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, जो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रही है, और वो केमिकल स्टिमुलस क्या है हमारे पास, यहाँ हम देख लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज डायरेक्टेड बाय अ केमिकल अट्रैक्टेंट, पॉसिबली कैल्शियम। इसको अंडरलाइन कर लो कि ये कैल्शियम है बेसिकली हमारे पास अट्रैक्टेंट या वो सब्सटेंस जिसकी वजह से वो ट्यूब लंबी हो रही है और वो पूरा एक हमारे पास पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है।
अच्छा, द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओवरी। हमारे पास स्टिग्मा था, ठीक है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आई, पोलन ग्रेन से हमारे पास एक लंबी सी ट्यूब प्रोड्यूस होना शुरू हुई जिसको हमने पोलन ट्यूब कहा। ये पोलन ट्यूब बहुत लंबी होती है, इट एक्सटेंड्स डाउन बिकॉज ऑफ अ स्टिमुलस जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जाहिर बात है कोई भी चीज़ खुद से तो नहीं होगी ना यार, इस तरह से कोई स्टिमुलस होगा जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वो स्टिमुलस क्या है, वो है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की वजह से क्या होगा, ये ट्यूब लंबी होती जाएगी। द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओवरी, ठीक है, ये पोलन ट्यूब गुजरेगी स्टिग्मा से स्टाइल से, जब ओवरी में इंटर होगी तो ये क्या करेगी, इट विल प्रोब थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है, हमारे पास जो इंटेग्यूमेंट की हमने अभी बात की थी, इंटेग्यूमेंट एक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्ट्रक्चर को। तो जो इंटेग्यूमेंट है, उस इंटेग्यूमेंट के बीच में हमारे पास एक अदद गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल का मकसद क्या है, ये थोड़ा सा गैप या जो थोड़ी सी जगह है वो इसलिए होती है ताकि हमारे पास जो पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब जो है वो उस एरिया से या उस सुराख से या उस गैप से होकर इंटर हो जाए इनटू दी ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो पोलन ट्यूब है, इस गैप के थ्रू जिसको हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं, वहाँ से गुजरेगी और वहाँ से गुजरने के बाद इंटर हो जाएगी इनटू दी ओवरी। अच्छा, ओवरी में इंटर होने के बाद क्या होगा हमारे पास कि इट डिस्चार्जेस इट्स टू स्पर्म विद इन द एम्ब्रियो सैक। अब ओवरी में जब ये इंटर हो जाएगी, ओवरी में जब ये इंटर हो जाएगी तो हमने पहले पढ़ा था कि इसमें कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास ट्यूब सेल है, जेनेटिव सेल है, वो सारा ये काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो दो स्पर्म प्रोड्यूस हुए थे, ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, ये पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर इंटर हो जाएगी और वो जो स्पर्म हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उनको जाकर डिस्चार्ज कर देगी या उनको जाकर जो है वो सेंड कर देगी, इट विल सेंड देम इनटू द एम्ब्रियो सैक। वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग टू फॉर्म द जाइगोट। अब हमारे पास दो स्पर्म है, एक स्पर्म क्या करेगा, एक स्पर्म जो है वो हमारे पास क्या करेगा, एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन करवा देगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बना देगा, ठीक है। एंड दी अदर कंबाइंस विद द टू पोलर न्यूक्लियर टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। दो स्पर्म है, पहला स्पर्म हमारे पास क्या करेगा, पहला स्पर्म हमारे पास जाकर फ्यूज करेगा विद द एग एंड विल फॉर्म द जाइगोट। और जो दूसरा स्पर्म है, वो स्पर्म हमारे पास क्या करेगा, जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो हमने अभी डायग्राम में देखे थे, उस दो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज़ करेगा और जब जाहिर बात है हमारे पास 2+1 क्या होगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड नहीं है, बल्कि इट इज़ ट्रिपल एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के सेंटर के अंदर आपके पास बहुत बड़ा सा जो है वो हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस लार्ज सेल विल गिव राइज टू द एंडोस्पर्म। अब हमारे पास ये जो बड़ा सा सेल है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हमारे पास एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा। एंडोस्पर्म क्या है, हमारे पास एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है। एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, खाना प्रोवाइड करना टू ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और जाइगोट को नरिशमेंट देना। तो ये सारा काम हमारे पास एंडोस्पर्म का होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक अदर एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ये एंडोस्पर्म हमारे पास फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू स्पर्म सेल्स विद डिफरेंट सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग, ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एक ही साथ दो दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रही हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो रहा है कि एक स्पर्म ने जाके एग से फ्यूजन कर ली, ठीक है, और दूसरे स्पर्म ने जाकर हमारे पास पोलर न्यूक्लियर से फ्यूजन कर ली, यानी एक ही वक्त में दो दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन का सवाल पॉसिबली भी हो सकता है पेपर के अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन, अब इसका क्या फ़ायदा है, डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स दैट द एंडोस्पर्म विल डेवलप ओनली इन ओव्यूल्स वेयर द एग हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड, thereby preventing angiosperms from squandering nutrients। डबल फर्टिलाइजेशन का एक मकसद या इसका एक फ़ायदा इसका एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास
जो एंडोस्पर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन इट विल मेक श्योर कि जो एंडोस्पर्म है वो सिर्फ और सिर्फ उन ओव्यूल्स के अंदर डेवलप हो जहाँ पर हमारे पास एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास हम बिला वजह एंडोस्पर्म बना के बैठ जाए। एग तो बना ही नहीं है, क्योंकि हमने एंडोस्पर्म क्यों बनाना है? एंडोस्पर्म नरिशमेंट दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, किसको दे रहा है? जाइगोट को दे रहा है, ठीक है। अगर जाइगोट ही नहीं बना तो हमने नरिशमेंट दे के क्या करना है? सही है। अब आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। जब हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो ओव्यूल है वो ओव्यूल सीड के अंदर डेवलप हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो ओवरी किसके अंदर डेवलप हो जाती है? वो ओवरी हमारे पास डेवलप हो जाती है इनटू अ फ्रूट, इंक्लोजिंग द सीड और सीड्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। तो दिस इज़ योर डबल फर्टिलाइजेशन। और इससे पहले जो हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, तो हमारा ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, अब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। तो हम जो बकाया हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन रहता है हम उसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स आई गेस हमारे हो चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ भी आई गेस हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक रहता है तो अब्दुल्ला आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा और कोई टॉपिक रहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं ये स्टार्ट करवा दूँ आपका बायोटेक्नोलॉजी का जो जितना भी बचा कुचा पोर्शन है हम उसको स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये चैप्टर भी करना है उसका जो मज़ीद रहता है मिस एक्स्ट्रा। आवाज आ रही मेरी? हाँ हेलो। बेटा आ रही है। नहीं मिस, कोई चैप्टर आई डोंट थिंक सो कि कोई टॉपिक रहता है हमारा, सब हो गया है। हो गया है, चलो ठीक है, फिर यही रहता है मेरे ख्याल से। ये रहता है और वेरिएशन एंड जीन्स आई गेस उसमें से थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, ऐसी बात है। वेरिएशन और जीन भी तो जी नहीं मिस। होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं जल्दी से, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो ये वाला टॉपिक मेरे ख्याल से ट्रांसजेनिक प्लांट्स का है, ठीक है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स ज़रा से देख लेते हैं, फिर हम क्लास आज की एंड करते हैं। Plants in particular are easy to genetic manipulation because they can grow through tissue culture, where an entire plant can be grown from a single cell. टिश्यू कल्चर का टॉपिक आई गेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। टिश्यू कल्चर में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक सिंगल सेल को यूज़ करते हैं, बिकॉज प्लांट सेल्स आर प्लूरीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल सॉरी। तो हम प्लांट सेल को यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल सेल को फॉर फॉर्मेशन ऑफ द होल प्लांट। सही है। तो अब यहाँ पर प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा कल्चर किया जा रहा है, किया जा रहा है फ्रॉम टिश्यू कल्चर। Some techniques have been developed to produce transgenic plants, and the rDNA can be introduced into embryo or must be in cell wall removed cell protoplast. अच्छा, अब कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको हमने बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग या बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने प्रोड्यूस किया, उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने के क्या तरीके हैं? द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमने ये बात बायोटेक्नोलॉजी के शुरू में ही पढ़ी थी, जो सवाल लॉन्ग में भी आता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब हम वो रिकॉम्बिनेंट, खैर हमने इसके सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं, तो अगर हम वो डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जब हम वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, एम्ब्रियो के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। या तो हम एम्ब्रियो के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या हम क्या करते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उसका एक ऐसे सेल के अंदर जिसका सेल वॉल रिमूव्ड हो।
और ऐसा सेल जिसका हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं, देन वी डू नॉट कॉल इट अ प्रॉपर सेल, वी से दैट इट इज़ द प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट हम कब कहेंगे, जब हमने इसका सेल वॉल रिमूव कर दिया। तो हम रिकॉम्बिनेंट, जब हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करने होंगे तो हम क्या करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या तो एम्ब्रियो के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमने प्लांट हम कैसा हासिल करना है, कैसा चाहिए, तो वो सारा डेटा उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो हम जो है वो या तो एम्ब्रियो के अंदर डाल सकते हैं या फिर हम वो सेल वॉल के अंदर सेल वॉल रिमूव्ड सेल के अंदर डाल सकते हैं, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, दी ओनली प्लाज्मिड फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट सेल इज टी प्लाज्मिड। ठीक है, टी प्लाज्मिड हमारे पास यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। प्लाज्मिड वो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है और एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है ताकि हम आरडीएनए को इस प्लाज्मिड में डाल के फिर अपने असल ऑर्गेनिज्म जिसको मल्टीप्लाई करके हम ये हासिल कर सकते हैं उसके अंदर डाल सकें। तो दिस टी प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड इनटू इट्स होस्ट इनटू एग्रोबैक्टीरियम इन टू मैनी बट नॉट ऑल प्लांट्स। एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली एक टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, उसको यूज़ किया जा रहा है यहाँ फॉर दी ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन। अब हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों ज़रूरत पड़ती है उनकी, या क्या ज़रूरत है उनको प्रोड्यूस करने की, क्या फ़ायदे हैं, तो वो हमारे पास इन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। द मेन एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर टू कल्टिवेट मोर न्यूट्रिशियस प्लांट। ठीक है, जाहिर बात है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम जो इससे प्लांट प्रोड्यूस करवा रहे हैं या जो सीड्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे पास क्रॉप्स आ रही हैं, उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन हो एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हम न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन द अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन। हमारे पास जो बीज होते हैं इन पौधों के, इन प्लांट्स के, वो इतने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कि उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत एसेंशियल है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डेली फूड में। सही है, प्रोटीन इन्हांस्ड बीन, सोयाबीन, कॉर्न्स एंड वीट आर नाउ डेवलप। यानी ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करके हम ये क्रॉप्स हासिल कर सकते हैं, जिनमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हाउ इंपॉर्टेंट प्रोटीन आर फॉर अस। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर लेस फर्टिलाइजर एंड आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खाद की, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली अफोर्डेबल बाय एवरी फार्मर, या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसका ख्याल रखना अलग मुसीबत हो जाती है। तो इन प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल इस तरह से प्लान होता है दैट दे डू नॉट नीड एनी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कल्टिवेटिंग देमसेल्व्स। उनको फर्टिलाइज़र की इतनी नीड नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन कितना ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, ये फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, जिसमें हम ये बात देखी जा चुकी है कि हमारे पास कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। ठीक है, और फर्टिलाइज़र में भी नाइट्रोजन ही होता है मोस्टली। तो ये प्लांट क्या कर सकते हैं, ये प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है 78% तकरीबन नाइट्रोजन होती है, तो इसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ये वाले प्लांट्स, डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इनको सॉइल से सक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे कैन जस्ट यूज़ दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। प्लांट्स ग्रो अंडर हार्श एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। हमारे पास जो नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं, ऑब्वियसली उनको इस बात की नीड होती है कि हम उनको जिस भी इन्वायरमेंट में कल्टीवेट करें, उनको ग्रो करें, वो उसमें कोई हार्श इन्वायरमेंट ना हो, उसमें कोई टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, पानी वानी सही से प्रोवाइड हो, कोई अनफेवरेबल कंडीशन ना हो, तभी वो जाकर ग्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल इस तरह प्रोग्राम हुआ हुआ होता है कि वो मतलब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर भी इजीली ग्रो कर जाते हैं। सही है, अ नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड विच रेजिस्ट ईदर इंसेक्ट्स, वायरस और हर्बिसाइड्स। ये प्लांट इतने ज़्यादा, इनको स्ट्रॉन्गली इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है कि ये इंसेक्ट्स को, वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्लांट्स, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कोप अप नहीं कर सकते इन सब चीज़ों से। क्रॉप्स ऑफ सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा एंड राइस आर जेनेटिकली इंजीनियर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि सोयाबीन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉटन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक फ्रूट अप्रूव्ड, अच्छा ये लाइन आप स्किप कर दें। अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कंपनीज आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ट्रांसजेनिक व्हीट एंड राइस टू मीट द ग्लोबल डिमांड फॉर फूड। जाहिर बात है, एक पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि ये न्यूट्रिशन प्लांट जो प्रोड्यूस हम करते हैं वो न्यूट्रिशियस फूड हासिल करने के लिए करते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बेनिफिट ये कि इन
इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहा है। अनदर एरिया वेयर मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट आर वर्किंग इज़ टू इंक्रीज CO2 फिक्सेशन प्रॉपर्टी, इन्हांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट और ये पूरा जो लिखा हुआ है फिक्सेशन का, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो इसलिए उस एरिया में भी जो है वो काफ़ी सारे साइंटिस्ट आर वर्किंग सो दैट दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस ईजिली। प्लांट्स आर बीइंग इंजीनियर टू प्रोड्यूस फ्रक्टान इंस्टेड ऑफ डेक्सट्रोज। ये हमारे पास कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं, कुछ शुगर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जिनको भी प्रोड्यूस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ह्यूमन हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंटीबॉडीज इन द सीड्स। अच्छा, कुछ ऐसे सीड्स भी हैं जो इस ट्रांसजेनिक प्लांट को के थ्रू हमें हासिल हो सकते हैं, जिनके अंदर हमारे पास ह्यूमन बींग्स के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो हो, जैसे कि हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, ठीक है, वो हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। या आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉटिंग सो दैट ब्लड इज़ नॉट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। इफ़ देर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स इट कैन पोटेंशियली लीड टू अ डिजीज़। तो उसलिए इंपॉर्टेंट होता है एंटीबॉडीज़ हमारे पास, एंटीजन जब भी कोई बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती है जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये उसके लिए काम आता है। वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स टू ट्यूमर सेल्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर कैंसर है या जो ट्यूमर है, उसको ट्रीट करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास होता है रेडियोथेरेपी का। एक कीमोथेरेपी तो होती है मगर रेडियोथेरेपी भी होती है। तो उस रेडियोथेरेपी के यूज़ के लिए भी हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है कि एक एंटीबॉडी जो कॉर्न के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं उसको यूज़ किया जा सकता है कि हम उस रेडियो आइसोटोप को डिलीवर करें टू द ट्यूमर सेल, क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप जो हम डिलीवर कर रहे हैं ये बेसिकली ट्यूमर को ट्रीट करेगा, उस कैंसर को ठीक करेगा। तो उसलिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। कल इंशाल्लाह जो क्लास होगी तो उसके अंदर हम इसके आगे से पढ़ लेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट्स तो बेसिकली बहुत इजी सा टॉपिक था, सही है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।